मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पेस्टल एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेस्टल होता क्या है। सो आप पेस्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज पेस्टल और पेस्ट एनालिसिस। तो इसको आप बुक्स में, गूगल पर या आप इंटरनेट पर कई अलग अलग नामों से देख सकते हैं। तो इसके तीन नाम जैसे मैंने आपको भी बताए कि एक है पेस्टल एनालिसिस, दूसरा नाम है पेस्टल एनालिसिस और तीसरा नाम है इसी का पेस्ट एनालिसिस। तो ये होता क्या है, एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं अपने एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट को एसेस करने के लिए कि कोई भी अगर काम करते हैं वो तो उनके इन्वायरमेंट का उनके बिजनेस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, किस तरह वो उनके डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट करेगा। सो पेस्टल स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स। तो पेस्टल क्या है? पेस्टल कह सकते हैं एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर के हमारे जो भी मैक्रो इन्वायरमेंट है, मतलब आपके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और आपके लीगल फैक्टर्स की, इन सभी फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होगा आपके बिजनेस डिसीजंस पर, उसके ऑपरेशंस पर, आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ पर। तो इन्हीं सभी को हम एनालाइज करते हैं, उसको हम कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। तो इनको वन बाय वन आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आता है, सबसे पहला फैक्टर आता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर। सो इट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका हमारे बिजनेस ऑपरेशंस पर, बिजनेस एक्टिविटीज़ पर क्या इफेक्ट होएगा या किस तरह वो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। इनके अंदर मेनली तीन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। पहला है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड पॉलिसीज। So the stability of government and its policies, including tax policies, trade regulations, government stability can significantly impact business। अब आप खुद देखिए, अगर आपकी कंट्री के अंदर टैक्स के रूल्स ईयर बाय ईयर चेंज हो रहे हैं, हो सकता है लास्ट ईयर टैक्स स्लैब था 30%, इस साल हो गया 35 या 40%। लास्ट ईयर आपके पास ट्रेड रेगुलेशंस थे कि आप सब कुछ बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, इस साल उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो ये सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस को रैंडमली इफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल, अ सडन चेंज इन गवर्नमेंट लीडरशिप कैन चेंज टू शिफ्ट इन रेगुलेशंस एंड बिजनेस कंडीशंस। और जैसे ही अगर जैसे गवर्नमेंट चेंज होएगी, तो जब गवर्नमेंट चेंज होएगी तो उनका लीडरशिप स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। और जब लीडरशिप स्टाइल चेंज होता है तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस की जो कंडीशंस होती हैं आपके लिए, आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, उनको भी वो चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कि हर पॉलिटिकल पार्टी की एक खुद की आइडियोलॉजी होती है, उनके हिसाब से अपनी पॉलिसीज को डेवलप करते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बिफोर 1991, तो यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट की या कह सकते हो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी कि सारे सेक्टर को, सारे हमारे जो भी बिजनेस हैं उनको गवर्नमेंट ही ऑपरेट करेगी। बट आफ्टर 1991 हमारी जो आइडियोलॉजी थी पॉलिटिकल्स की वो चेंज हो गई, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स या प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट किया जाए इस काम को करने के लिए, इन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अंदर एक और फैक्टर आता है कि ट्रेड रेगुलेशंस एंड टैरिफ्स। अब बेसिकली जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, एक्सपोर्ट टैक्स, इम्पोर्ट टैक्स, आप कुछ रिबेट भी जाती है, आपको कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं। अगर वो चीज़ें कंटिन्यू चेंज होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डायरेक्टली इफेक्ट उसका देखने को पड़ेगा। तो पेस्टल का पहला पार्ट होता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, उनके अंदर बेसिकली इन तीन को इंक्लूड किया जाता है। इनके साथ ही साथ जैसे मैंने पहले पॉइंट बात करी गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिक्स, तो उसके अंदर आप अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं, लाइक आपका टैक्स पॉलिसीज, ट्रेड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, मतलब आप अपने क्वेश्चंस के हिसाब से इनको डेवलप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर्टेन टू द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ट्रेंड दैट कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस परफॉर्मेंस,
तो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर हम उन्हीं को इंक्लूड करते हैं जो कि कह सकते हैं आपकी आर्थिक स्थिति को शो करता है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है आपके बिजनेस के, जो भी कस्टमर्स हैं आपके बिजनेस की, तो उन सभी फैक्टर्स को इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड करा जाता है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इन्फ्लेशन रेट्स, आपके एक्सचेंज रेट्स और आपके इंटरेस्ट रेट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, so the rate of economic growth or recession in a country can affect consumer spending, demand for product and services and business investment। अब अगर कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वहाँ पर कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करेंगे, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आएगी। बट अगर इकोनॉमी आपकी रिसेशन पीरियड में चल रही है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स की डिमांड घट जाएंगी, आपकी कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग घट जाएंगी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। इसके साथ साथ आपका इन्फ्लेशन रेट, सो हाई इन्फ्लेशन रेट कैन इरोड परचेजिंग पावर वाइल डिफ्लेशन कैन लीड टू रिड्यूस डिमांड। अब देखिए इन्फ्लेशन रेट्स भी दोनों तरीके से आपके इफेक्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा महंगाई है तो परचेजिंग पावर को कम कर देगा, और अगर कह सकते हैं बहुत कम हो जाएगा आपका ये, तो वो आपकी डिमांड को कम कर देगा। मतलब हर फैक्टर होते हैं आपके जितने भी ये पॉइंट्स हैं। हो सकता है कोई ऐसे फैक्टर्स है अगर वो इंक्रीज करेगा तो भी नेगेटिव फैक्ट है, डिक्रीज करेगा तो भी नेगेटिव फैक्टर, मतलब उसका एक बैलेंस हमें लेकर चलना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट। सो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैन अफेक्ट द कॉम्पिटिशननेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब एक्सचेंज रेट टोटली आपका इफेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, कि अगर आप एक ही कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्सचेंज रेट का कोई मतलब नहीं है। बट आप जब मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी कंट्रीज़ की करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि इस टाइम पर 1 रुपीज़ की जो वैल्यू है, क्या कह सकते हैं, 80 रुपीज़ की जो वैल्यू है $1 के बराबर है। तो अगर कोई अमेरिकन कंपनी है वो इंडिया में आएगी $1 को देकर 18 रुपीज़ के प्रोडक्ट को परचेज कर सकती है। लेकिन अभी अगर ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है 14 रुपीज़ इक्वल टू $1 हो जाए तो उन्हें इंडिया में 80 रुपीज़ के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब उन्हें ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड को भी हमारी इफेक्ट करेगा। इसमें एक और पॉइंट आता है इंटरेस्ट रेट। सो चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स कैन इन्फ्लुएंस बोरोविंग कॉस्ट, अफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब इंटरेस्ट देखो होता क्या है कि मतलब जब आप कहीं से बोरोविंग करते हैं, हो सकता है एग्जाम्पल ले लो, आपने 100 रुपीज़ बैंक से बोरो करे, बैंक ने कहा कि मैं 3% साल का आपसे इंटरेस्ट लूंगा। अब 1 साल बाद जो हमारा बोरोवर है उसको 103 रुपये देने हैं, तो इस कंडीशन में तो बोरो कर रहा है। अब अभी कोई बैंक बोले कि अगर आप 100 रुपीज़ बोरो करोगे तो आपको 11 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ तो प्रिंसिपल और 11 उसे इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, मतलब 111 रुपये उसे देने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन जब हम इसमें आएंगे तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक की बोरोविंग है वो कम होने लग जाएगी, क्योंकि अब उनका प्रॉफिट कम होएगा, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना है। लेकिन अगर अभी उनका इंटरेस्ट रेट कम होने लगेगा तो बोरोविंग अपने आप मार्केट में बढ़ने लगेगी। जब बोरोविंग बढ़ेगी तो कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर। अब इसके बाद आता है आपका सोशल फैक्टर। सो सोशल फैक्टर इंक्लूड कल्चरल, डेमोग्राफिक, सोसाइटल एस्पेक्ट दैट अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट ट्रेंड। तो बेसिकली इसके अंदर आपके कल्चर आ जाते हैं, डेमोग्राफिक आ जाते हैं और आपके सोशल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो कि कंज्यूमर्स के बिहेवियर या मार्केट ट्रेंड को टोटली इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या मैंने बात करी है डेमोग्राफिक्स की। तो डेमोग्राफिक्स होता क्या है, कंसीडर्ड लाइक पॉपुलेशन साइज, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम लेवल कैन शेप कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब अगर मैं पॉपुलेशन साइज की बात करता हूँ, किसी कंट्री की पॉपुलेशन 100 करोड़ है और किसी कंट्री की पॉपुलेशन सिर्फ 20 लाख है, तो इन दोनों कंट्रीज के अंदर डिमांड अलग अलग होंगी। 100 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर डिमांड ज़्यादा होगी, 20 लाख की पॉपुलेशन के अंदर डिमांड कम होगी। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि पॉपुलेशन साइज में 100 मेल्स हैं और 50 फीमेल्स हैं, तो यहाँ पर मेल प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, फीमेल प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। अगर हम यहाँ पर डेमोग्राफिक्स में एज के हिसाब से देख लेते हैं कि जो मोस्टली पॉपुलेशन है, मतलब 50% पॉपुलेशन किसकी है,
स्टूडेंट्स की जो स्कूल या कॉलेज के अंदर है, 30% है प्रोफेशनल्स की है जो जॉब करते हैं, और आपके 20% ओल्ड एज के। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का कॉर्नर है, मतलब बुक्स, कॉपीज, लैपटॉप्स, इन सब की डिमांड ज़्यादा होएगी। तो यही सब चीज़ें हैं कि डेमोग्राफिक्स भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है हमारे कंज्यूमर प्रेफरेंस को और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को। जो चीज़ जिस हिसाब से होगी वो उसी हिसाब से डिमांड को भी क्रिएट करेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सो कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर टेस्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोडक्ट सर्विस डिज़ाइन। अब नॉर्म्स होते हैं क्या, मतलब कुछ हमारे एथिक्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं जिनको कि हम हरदम फॉलो करते हैं अपने किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब जब मैगडी इंडिया के अंदर एंटर हुआ तो उसने स्टार्टिंग में बीफ के साथ अपनी स्टफिंग स्टार्ट करी थी, इसलिए वो इंडिया के अंदर फेल हो गया था, क्योंकि हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, हम बीफ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज अ पार्ट ऑफ आवर फूड। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कल्चरल नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या एथिक्स हैं, इन सभी को देखकर ही आपको अपने डिसीजंस लेने होते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका लाइफस्टाइल ट्रेंड। अब चेंजिंग लाइफस्टाइल सच एज हेल्थ कॉन्शियसनेस और डिजिटल एडाप्टेशंस कैन क्रिएट न्यू मार्केट डिमांड एंड अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आज के 20 साल 25 साल पहले कोई भी इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं था या इतनी डिजिटल एडॉप्टेशन नहीं थी। ये कह सकते हैं इतने हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते थे, इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं ये एक नए मार्केट को क्रिएट कर रही हैं, एक नई मार्केट डिमांड को बढ़ा रही है और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट कर रही हैं। तो ये थे आपके सोशल फैक्टर्स। अब फोर्थ पार्ट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एनकम्पस इनोवेशंस, advancement and technological trend that impact industries and businesses। तो इसके अंदर हम बात करते हैं इनोवेशंस की, एडवांसमेंट की और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड की, जो कि हमारे बिजनेस को या हमारी इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो आपको पहले तो इनोवेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इनोवेशन होता क्या है। तो इसको आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं व्हील, जो आपका पहिया होता है, जब इसको बनाया गया फर्स्ट टाइम तो वो क्या था, इन्वेंशन, मतलब किसी ने इसको इन्वेंट किया। लेकिन इस व्हील का यूज कर कर आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डेवलप किया, तो ये क्या था, इनोवेशन। तो इस तरह का, जैसे मतलब कोई आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन उसको किसी इस तरह यूज करना जो पहले किसी ने ना किया हो, वो कहलाता अपना इनोवेशन, मतलब एक नए तरीके से किसी पुराने प्रोडक्ट का यूज करना। सो रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी कैन डिसरप्ट इंडस्ट्रीज एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इनोवेशन एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये पूरी मार्केट को डिसरप्ट कर रही है। डिसरप्ट करने का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर पुराने प्रोडक्ट को हटाकर पूरी पूरी मार्केट को फिर से क्रिएट कर दे रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रही है, जहां पर आप इनोवेशंस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी में आपका आता है R&D एक्टिविटी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जितनी रिसर्च और डेवलप करेगा कहीं ना कहीं उतना ही एफिशिएंट होता रहेगा, उतनी उसकी टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, उतना वो कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव बनेगा बिजनेस इन्वायरमेंट में अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। लेकिन हर किसी के पास इतना फंड भी अवेलेबल नहीं होता कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस कर सके। तो यस, सो द लेवल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट in a country can affect the company's ability to access new technologies and stay competitive. Last point है आपका digitalization. So the adoption of digital technologies and e-commerce can transform business models and customer interaction. तो जैसे जैसे आपका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आपका जो कह सकते हैं बिजनेस करने का तरीका है, जो आपकी मार्केट के अंदर आप कंज्यूमर किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं, हर चीज़ आपका जो टोटल मॉडल है ना बिजनेस का या कॉमर्स का, वो टोटली चेंज होता जा रहा है। तो ये भी इफेक्ट करता है आपके बिजनेस को, जो कि आपके टेक्नोलॉजिकल पार्ट का या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का एक पार्ट है। अब इसके बाद आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पहले के टाइम पे कोई इतनी फोकस नहीं किया करता, कोई इतनी बात नहीं किया करता सस्टेनेबिलिटी की, आपके इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, CSR की, मतलब इन सभी चीज़ों को पहले हर कोई इग्नोर किया करता। बट टाइम के साथ इन चीज़ों के ऊपर अब लोगों को
ध्यान था वो आने लगा है। अब काफ़ी हद तक हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट करते हैं। इसके अंदर एक पार्ट तो होता है आपका इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड। तो अगर इन्वायरमेंट रेगुलेशंस की बात करें, इंक्रीजिंग रेगुलेशंस रिलेटेड टू द पॉल्यूशन, एमिशन, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस कैन रिक्वायर्स कंपनीज टू अडॉप्ट देयर ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट। अब धीरे धीरे जैसे हमारी गवर्नमेंट है, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई 1991 के बाद तो इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब हम इतने डेवलप हो चुके हैं तो अब हमारी गवर्नमेंट नए नए रूल्स रेगुलेशंस बना रही है कि किस लेवल तक आप पॉल्यूशन कर सकते हैं, आपको कहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगानी है, अगर पॉल्यूशन कर रहे हो तो उसको कम किस तरह आपको करना है, एमिशन कितना होना चाहिए, आपको सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस का यूज़ करना चाहिए, मतलब ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करो जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। मतलब ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। अब अगर किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को अपना बिजनेस करना है तो उनको इन सभी रूल्स रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्शंस और ऑपरेशंस के लिए। और सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड का मतलब है कंज्यूमर डिमांड फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस इज ऑन द राइज, इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट डिजाइन एंड सप्लाई चेन डिसीजंस। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे जो कस्टमर है वो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जो एक सस्टेनेबिलिटी होती है वो ट्रेंड में शो कर रही है। हर कोई कस्टमर डिमांड करता है अब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की, सस्टेनेबल प्रोडक्ट की। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी बिजनेस थे हमारे ट्रेडिशनल, उनको इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इनको अडॉप्ट करने के लिए उन्हें अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन को चेंज करना पड़ रहा है। अपना जो भी उनका एक सिस्टम था पहले का उसको चेंज कर कर सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से उन्हें अपने आप को मोल्ड करना पड़ रहा है। और लास्ट पार्ट आता है आपका लीगल फैक्टर। तो लीगल के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं लॉज की, रेगुलेशंस की, लीगल कंसिडरेशंस की, जो कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस को इफेक्ट करें, जिसके अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, इन सब के बारे में बात करी जाती है। इसमें सबसे पहला होता है कि एम्प्लॉयमेंट लॉज रिलेटेड टू लेबर, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी कैन इम्पैक्ट HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तो जब स्टार्टिंग हुई हमारे कंट्री के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तो उस टाइम पे इतने रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे हमारे लेबर्स के रिगार्डिंग या हमारे जो भी ह्यूमन रिसोर्स होती है उनके रिगार्डिंग। लेकिन जैसे जैसे हमारी कह सकते हैं इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, अब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं, लाइक कि लेबर्स को काम कितने टाइम करना पड़ेगा, उसकी वर्क सेफ्टी के लिए इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी बेसिक नीड्स आपको पूरी करनी है। मतलब ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं जो अब पूरे करने पड़ते हैं HR को अपनी पॉलिसीज और अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर। दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। सो प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज अ क्रिटिकल फॉर इनोवेशन ड्राइवन इंडस्ट्रीज। आज के टाइम पे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, मतलब पहले क्या था कि किसी ने कोई प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया लेकिन उसके पास सिक्योरिटी नहीं रहा करती कि हाँ इसको मैं ही यूज़ करूँगा, कोई भी उसे इजीली चोरी कर लिया करता, स्टॉल कर कर खुद ही उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया करता। लेकिन आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं जो इनोवेटर्स को, कह सकते हैं इन्वेंशंस को, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि आपकी विदाउट परमिशंस के आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस। सो कंप्लायंस विद दीज लॉज इज एसेंशियल फॉर द बिजनेस टू मेंटेन कंज्यूमर ट्रस्ट एंड अवॉइड लीगल इश्यूज। अब इसके साथ ही साथ लीगल फैक्टर्स के अंदर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन पे भी फोकस किया गया है कि कंज्यूमर्स को कैसे प्रोडक्ट देने चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और अगर किसी प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर को लॉस होता है या उसके ऊपर कोई हज़ार्डियत इफेक्ट आता है तो उसके लिए कौन लायबल होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन लायबल होगा। तो मतलब एक कंज्यूमर्स के ट्रस्ट को, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बिल्ड करके रखना कंपलसरी हो चुका है अब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये सारे थे आपके पेस्टल एनालिसिस। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।